जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चन रहता है आप लोग का वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और देखा जाए तो वीकली टेस्ट में तो नहीं आने के चांस रहता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन रहता है वो प्रीवियस ईयर या फिर तो उससे प्रीवियस ईयर इस सब में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग ऐड करते हैं ताकि जो है फाइनल एग्जाम में आए, है ना। वीकली टेस्ट में आए ना आए इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में यानी हाँ जो है आप लोग का इतना जो क्वेश्चन गैस करके दिया जाता है वो क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कि हर बार जो है नए नए क्वेश्चन तैयार नहीं किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर है वही सब क्वेश्चन को डाल दिया जाता है 1 3 4 साल 5 साल छोड़ के इस तरह से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी, स्पेशली जैक बोर्ड का हर एक तरह से तैयारी करवाया जाता है। जैसे पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो या फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाना हो या फिर तो बुक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हो, सारा का सारा इस चैनल पर आप लोग का प्रोवाइड करवाया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर देखेंगे इंपॉर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था चालू हुआ था 1914 और चला था कब तक, 1918 तक। तो ये 1914 से 1918 तक चला था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था और ये 1918 तक चला था। रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट, इसको हम लोग काला कानून भी बोलते हैं, है ना। जो कि इसमें रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना मतलब मुकदमा के जो है जो कैदी रहता था उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो रॉलेट एक्ट शुरू किया गया था 1919 ईस्वी में, है ना। तो 1919 हो जाएगा। आगे महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, 1883 में। उसके बाद वापस कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे, है ना, जनवरी 1915 में। आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। अमृतसर में जो है वो जालियांवाला बाग जगह का नाम है। वहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ था और वहाँ जो है वो मार्शल लॉ लागू था, लेकिन किन्हीं को पता नहीं था। वो शहर से दूर होने की वजह से जनरल डायर वहां जाता है और अंधाधुंध क्या करता है, गोली चलवा देता है ना। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, है ना। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, है ना, हिंद स्वराज। आगे दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था दुनिया में, टोटल दुनिया में, है ना, 195 देश है। तो उनमें से कितने देश में जो है वो इस तरह का व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो टोटल 25, है ना। 25 देश ऐसा है कि जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, जिसमें कि मतलब एक या मतलब 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकारें जहां कार्य करते हैं तो उसको हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। आगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कितने भाषाओं को रखा गया है ना। तो टोटल जो है 22 भाषाओं को रखा गया है। 40% था ना, भारत में 40% लोगों को जो है वो हिंदी, है ना, हिंदी जो है क्या है, मातृभाषा है ना, मातृभाषा है। लेकिन बाकी को जो बच गया ना उसके लिए जो है 22 भाषा रखा गया है। आगे जब सत्ता का सत्ता, है ना, जब क्या है सत्ता, जब सत्ता जो है वो, है ना, क्या बोला कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकार से छीन लिया जाता है। सत्ता जो है किससे छीन लिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से छीन लिया और वो जो है स्थानीय सरकार को दे दिया गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वितरण, विकेंद्रीकरण, पुनर्गठन, विकेंद्रीकरण हम लोग बोलते हैं ना। सत्ता का मतलब जब स्थानीय लूट दिया जाता है स्थानीय सरकार को तो विकेंद्रीकरण सत्ता का हो जाता है। आगे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां, प्राथमिक में कौन आता है, डेयरी भी आता है, मत्स्य भी आता है, कृषि भी आता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रकृति से रिलेटेड है ना, खेती बाड़ी का जो है रिलेटेड है, वो सारी चीज को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। आगे है भारत की राष्ट्रीय, है ना, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तो जब देश आजाद हुआ था उस समय तो प्राथमिक क्षेत्र का था, उसके बाद कहीं द्वितीय क्षेत्र का हो गया। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए, फिलहाल अभी की बात किया जाए तो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा योगदान है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये तो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग को भी क्वेश्चन देख कर जरूर लगा होगा। हाँ भला है वीकली टेस्ट में ना आए, है ना, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है 1-2 साल छोड़ के। आगे सत्याग्रह के विचार से क्या अर्थ है ना, सत्याग्रह विचार से क्या आप समझते हैं, सत्याग्रह विचार क्या होता है। तो एक अपना लैंग्वेज में देखा जाए तो सत्याग्रह विचार, सत्याग्रह का मतलब जो है महात्मा गांधी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी अगर सही मकसद के लिए लड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे हथियार उठाने की जरूरत नहीं है ना।
बिना हथियार उठाए भी जो है ना सत्य के रास्ते पर चल के जो है वो उस लड़ाई को जीता जा सकता है ना। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य से चिपके रहना, सत्य को दृढ़ता से पकड़ना, सत्य पर आग्रह करना या सत्य पर दृढ़ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। गांधी जी ने भी भारतीय राय में जो है उस सत्याग्रह को एक अच्छे उद्देश्य की दृढ़ता के रूप में वर्णित किया है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के लिए व्यक्ति अगर कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है ना तो उसको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है ना। आगे देश जो है G77 देश से आप क्या समझते हैं ना। G77 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो G77 जो है विश्व के विकासशील देशों का समूह है ना, समझे। विकासशील, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। विकसित देश क्या होता है? विकसित देश जो पूरा चीज से विकास मतलब वो पूरा तरह से विकसित हो चुका है, उसमें उच्च रहन सहन होगा है ना, उच्च रहन सहन, उच्च आय, उच्च मतलब सब चीज जो है ना उच्च लेवल के होगा, तो उसको हम लोग विकसित देश बोलते हैं। लेकिन विकासशील देश को जो बोलते हैं जो अभी विकसित नहीं हुआ बल्कि वो विकास कर रहा है, मतलब सब उसमें विकासशील देश में हर एक चीज निम्न स्तर के होता है, चाहे खान पान हो चाहे रहन सहन हो, हर एक चीज है ना निम्न स्तर के होता है। कहाँ? तो विकासशील देश में। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, अच्छा इसको देख लेते हैं। G77 विश्व के विकासशील देशों का समूह है और ये संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह के अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हित में आगे रहने वाले संयुक्त राष्ट्र में भी यह सबसे बड़ा समूह है। आगे नेक्स्ट आता है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाता है तो उसमें है सरकार बनाने के लिए किसी अन्य पार्टी से जो मिल के जो है वो सरकार का गठन करता है, मतलब पूर्ण बहुमत जो नहीं मिल पाता है तो वो जितना सीट चाहिए होता है उतना लाता है, तो उसके बाद जो है वो उसको हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें कि राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल 2 या 3 है ना राजनीतिक दल मिलकर जो सरकार बनाता है। ऐसी व्यवस्था का सामान्य कारण यह है कि चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है। कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मतलब जितना सीट रहता है उसका आधा लाना रहता है, उतना नहीं ला पाया कोई तो फिर दूसरा पार्टी से मिल जाए, उसका बाद जो है सरकार बनाता है मिलकर। अभी भी इसी तरह से हुआ है। बीजेपी का भी सर को अगर बोला जाए कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत है तो बिल्कुल नहीं है ना, बीजेपी जो है अन्य पार्टी के साथ मिलकर जो है केंद्र में सरकार बनाया है। नेक्स्ट आता है प्रछन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो खुली बेरोजगारी में व्यक्ति के हाथ में कोई भी काम नहीं होता है ना, खुली बेरोजगारी कोई इसको काम ही नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं। जबकि छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है कि ऐसी जगह काम करता है जहां तो जितना जरूरत है कार्य करने के लिए लोगों का है ना, जितना जरूरत है लोगों को काम करने का उससे कहीं ज्यादा है ना। खुली बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी के बीच यह मुख्य अंतर है। आगे मनरेगा 2005 का क्या क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में जो सक्षम है, जिन्हें काम की जरूरत है, उनको सरकार के द्वारा 100 दिन को कम से कम जो है वो गारंटी देना है कि 100 दिन का आप काम तो दीजिए ही। उसके बाद यदि सरकार जो है वो रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, अगर रोजगार को उपलब्ध नहीं करा पाती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, है ना ये चीज। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों के समूह ने क्यों भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो अलग अलग वर्ग के लोग उसमें जो है भाग लिया, आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्यों, है ना। तो इसका रीजन देखिए, गरीब किसान स्वराज को उस समय के रूप में मानते थे जब उसके पास अपना जमीन होगी, है ना, उन्हें किराए का भुगतान नहीं करना होगा या भिखारी नहीं करना होगा। उच्च मजदूरी और उत्कृष्ट कामकाजी की परिस्थितियों के लिए जो है वो श्रमिक का वर्ग का सपना था, इसलिए वह स्वराज के विभिन्न वर्गों और भारतीयों का समूह जो था अलग था, सबका मतलब अलग अलग मतलब मकसद था। तो ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका बाद सेट अगर 2 चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिए, सेट 2 के लिए जरूर आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे।